टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एलिमेंट क्या नहीं है? तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट का एलिमेंट नहीं है। भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो भर्ती जब की जाती है तो उसमें सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसकी जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है? खोज की जाती है, सर्चिंग किया जाता है, फिर स्क्रीनिंग की जाती है और लास्ट में इवैल्यूएशन और कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद आता है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट KYC। किसने लागू किया है? KYC जो है आपके RBI ने लागू किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू बिल्ड लास्टिंग रिलेशन विद कंज्यूमर्स। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर होगा तो आपके कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू समथिंग न्यू। तो वो है आपका इनोवेशन, नवाचार। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन। कौन उत्पादन में रचनात्मक कार्य करता है? तो रचनात्मक कार्य आपका मानव संसाधन करता है उत्पादन में। द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर इज कॉल्ड। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पूर्वानुमान जो है आपका ये होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमें कितने लोग चाहिए हैं, इसकी प्लानिंग की जाती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंक्लूडेड, वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है। वित्तीय प्रोत्साहन में क्या शामिल होता है? आपकी लाभ में हिस्सेदारी होती है, बीमा होता है, अतिरिक्त बोनस होता है, यानी कि इसमें ये सारे ही शामिल हो जाएंगे वित्तीय प्रोत्साहन पे। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि व्हेन रेटिंग आर कलेक्टेड फ्रॉम सुपरवाइजर, कस्टमर्स एंड पीयर्स इट इज़ कॉल्ड। जब इन तीनों ही से ग्राहकों, सुपरवाइज़र और जो है आपके समीक्षकों से, सभी से जब रेटिंग कलेक्ट की जाती है तो इसे बोला जाता है आपका 360 डिग्री फीडबैक। What does a mission statement specify that the organization will achieve? मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? तो मिशन वक्तव्य जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है, तो एक संगठन को अपना लक्ष्य या गोल प्राप्त करना होता है। मार्केटिंग ऑफ सर्विस एज अपोजिट टू फिजिकल प्रोडक्ट इज, जो भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी सेवाओं की मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग। रेजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ अ कमोडिटी और प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस सेल्स एंड मेक्स ब्रांड रिलायबिलिटी। किसी जीन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता है। ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं ये प्रमोशन में हम करते हैं। फिर आता है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं हैं। तो मित्र जो है ये आपके इनफॉर्मल होते हैं, ना कि फॉर्मल। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच डिस्क्लोजेज एन ऑर्गेनाइजेशंस, तुलन पत्र, बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करता है। तो बैलेंस शीट जो है ये आपके मालिकों के अंश को भी बताता है, संपत्तियां भी बताता है, देयताएं भी बताता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। द एक्सटेंडेड पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स आर, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीस का विस्तृत रूप है। इसमें आपका आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस, पीपल। ये आपके किस में आता है? सर्विस मार्केटिंग का कि जो पीस होते हैं, मतलब ये आपके जो डबल पीस रहते हैं, ट्रिपल पीस रहते हैं, वो तो आपको इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस और पीपल ये तीनों ही देखना होता है। सर्विस मार्केटिंग मिक्स में जो 3P या पीस हैं ये किसके लिए, ये किसको शो करते हैं? क्वेश्चन ये है। तो ये आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को,
और आपकी जो प्रोसेस है आपके प्रोडक्ट की, और जो पीपल उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग में क्या क्या रहेगा? फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस और पीपल। फिर आता है द इथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू कस्टमर्स आइडियाज़। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। तो ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में आपकी ग्राहकों की सुरक्षा भी शामिल है, उत्पाद की कीमत भी शामिल है, और क्वालिटी गुणवत्ता भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आएगा कि अलाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस विद कंपनीज सेट गोल्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो आपके कंपनी के कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है। ये कहलाता है आपका प्रदर्शन प्रबंधन, ठीक है। क्या देखा हमने कि जो कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है उसको कंपनी के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके अनुरूप करना और उसका मूल्यांकन करना, तो ये आपका क्या होगा? तो ये आपका प्रदर्शन प्रबंधन होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, of the following which one is not considered as key component of a business plan, ठीक है। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का मुख्य घटक नहीं माना जाता है? व्यवसाय योजना का मुख्य घटक जो है ये आपके संगठन के विघटन की विधियाँ, वित्त पोषण के स्रोत, और आपका उत्पादों या सेवाओं का विघटन, बाजार रुझान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, संगठन के विघटन की विधियां जो होती हैं ये आपके किसी व्यवसाय योजना का मुख्य घटक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी विघटन की प्लानिंग नहीं करता है, ठीक है। डिसोल्यूशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, उसको कोई प्लान नहीं करता है कि हमें ऐसे डिसॉल्व करना है। द सीक्वेंस ऑफ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इज, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या है? आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या होता है आपका? आपूर्ति श्रृंखला में सबसे पहले आपके सप्लायर आते हैं, फिर आपका स्टोरेज होता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बाद में उसका फिर से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड होता है उसका स्टोरेज किया जाता है, और फिर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिटेलर्स को, ठीक है। उसके बाद में वो वहाँ से आपका कस्टमर तक पहुँचता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके हिसाब से सबसे पहले हमें देखना है सप्लायर आ रहा है, ठीक है, हमारा सप्लायर आ रहा है फर्स्ट में, फिर आपका स्टोरेज हो रहा है मैन्यू, ठीक है, सप्लायर से जो हमने रॉ मटेरियल लिया उसका स्टोरेज हो रहा है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा रहा है, और फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट बना है उसका स्टोरेज हो रहा है, और फिर उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर से वो कहाँ पहुँच रहा है? रिटेलर तक पहुँच रहा है, और रिटेलर से वो कंज्यूमर तक पहुँच रहा है। तो हमारा आंसर इसका ए होना चाहिए, सप्लायर, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर और कस्टमर। फिर आता है transporting and storing goods is part of which of the following marketing channel functions, ठीक है। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? तो ये आपका किसका भाग है? ये है आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग गुड्स इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग चैनल फंक्शन, किसका है ये आपका? माल का परिवहन एवं और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? तो ये है आपके फिजिकल वितरण का। कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज यूज टू सेल प्रोडक्ट्स टू डायरेक्टली टू एंड यूजर नॉट टू, collection of activities used to sell products to directly or end user for non business use is classified as गैर व्यापारिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधि का संकलन क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है कि व्यावसायिक यूज़ नहीं होना चाहिए उसका, और जो अंतिम उपभोक्ता है उस तक आपने सीधे उत्पाद को भेजा है, और वो उपभोक्ता जो है उसको व्यावसायिक यूज़ में नहीं करेगा। तो ऐसी जो गतिविधियाँ होती हैं इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फ्रेंड्स आपकी रिटेलिंग। ठीक है, रिटेलिंग में क्या करते हैं कि सीधा उपभोक्ता तक वस्तु को भेजा जाता है और इसमें जो है गैर व्यापार वो कोई इसका व्यापारिक यूज़ नहीं करता है। जो सामान खरीद के लेके जाता है कंज्यूमर, तो वो अपने घर में उसको यूज़ करता है, अपने निजी यूज़ के लिए उसे यूज़ करता है, वो उसको फर्दर बेचता नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी होती है रिटेलिंग। मतलब रिटेलर की दुकान से जो सामान बिकता है वो इस श्रेणी में आता है। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधि है ये। ठीक है, रिटेलिंग। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अमूर्तता, अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण विशेषताएं होती हैं। ये सारी किसकी विशेषताएं होती हैं? अमूर्तता, अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? ये विशेषताएं हैं आपकी किसकी? सेवाओं की। ठीक है, सेवाओं में क्या होता है? ये सेवाएं अमूर्त होती हैं, अदृश्य होती हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते हो, और ख़राब हो जाने का गुण नहीं होता है, सर्विस की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, और परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सर्विस जैसी दी जाएगी वैसे ही तो मिलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले वो रेड था और फिर उसका कलर डल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या फिर उसका शेप चेंज हो गया। सर्विस का ना कोई शेप होता है, ना कोई कलर होता है, ना कोई वो दिखती है, वो अमूर्त होती है, इंटेंजिबल होती है, और पृथक ना किए जा सकने का गुण। और ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट अलग कर दिया, इस तरीके का। तो ये सारा विवरण किसका है? सेवाओं का है। प्योर टेंजिबल गुड्स एंड प्योर सर्विसेज आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं बाजार पेशकश के। ठीक है, बाजार पेशकश के, मार्केट ऑफरिंग के दो विशुद्ध छोर हैं। क्या है? उसमें होता है आपका प्योर टेंजिबल गुड्स एंड प्योर सर्विसेज। ठीक है, प्योर सर्विसेज हैं और प्योर टेंजिबल गुड्स हैं। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं, दो छोर किसके हैं? मार्केट पेशकश या मार्केट ऑफरिंग के हैं। आपको ये दोनों वर्ड्स अच्छे से याद रखना है कि अगर प्योर टेंजिबल गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, सब कर सकते हो, और ऐसी सर्विसेज और सर्विसेज। ठीक है, ये दोनों, एक तरफ आपकी सर्विसेज है, एक तरफ आपका माल है, तो ये दोनों छोर किस चीज़ के हैं? तो ये बाजार पेशकश के हैं। मतलब आपके बाज़ार में आपको माल भी मिलता है और सेवाएं भी मिलती हैं। फिर आता है द ऑब्जेक्टिव इन कॉरपोरेट गवर्नेंस आर। कॉरपोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होता है वृद्धि और स्थिरता भी होता है, और शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना भी होता है, वृद्धि करना, ग्रोथ करना भी होता है, और स्टेबिलिटी लाना यानी कि स्थिरता लाना भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है अब आपके जो आने वाले हैं, ये आपके क्वेश्चन किस में आए हुए हैं? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन इंडिया टॉक्स अबाउट। इंडिया में जो ये भारत में लेखा मानक 1 इस विषय की व्याख्या करता है। तो ये आपके लेखांकन की विधियों का प्रकटीकरण करता है। लेखांकन की जो आपकी नीतियाँ होती हैं उनका प्रकटीकरण करता है। फिर आता है अगला आपका, सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट प्लीज़, एक्सक्यूज मी। व्हाट टर्म इज़ गिवन फॉर डिटेल What term is given for the detail on application form? The normally included are candidate's name, date of birth, gender,
मैरिटल स्टेटस, एड्रेस एक्सेट्रा। आवेदन प्रपत्र पर विवरण के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होता है, उसे आपका कहते हैं व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर आता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य डैश होता है। तो प्राइमरी इसका प्राथमिक कार्य क्या होगा, वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है लेखांकन का, अकाउंटिंग का प्राथमिक कार्य। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज अपीयर्स इन, आकस्मिक देयताएं डैश में दिखाई देती हैं। किस में दिखाई देती हैं, आपकी आकस्मिक देयताएं ये दिखाई देती हैं तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट। ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज अपीयर्स इन, आकस्मिक देयताएं दिखाई देती हैं तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स, इसमें आपकी आकस्मिक, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट में आपकी आकस्मिक देयताएं दिखाई देती हैं। नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट। जो थोड़े से मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, मैं उन्हें रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टिमुलस, the decision function of financial management can be broken down into the dash decision। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य डैश निर्णयों में खंडन किया जा सकता है। तो आपका क्या होगा ये कि द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द डैश डिसीजन। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य डैश निर्णयों में विखंडित किया जा सकता है। तो जो आपका डिसीजन वित्तीय प्रबंध होता है उसके जो निर्णय के जो फंक्शंस होते हैं उसको किन निर्णयों में विखंडित किया जा सकता है, आप कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि इन्वेस्टमेंट, फिनेंसिंग एंड एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका कि इन्वेस्टमेंट, फिनेंसिंग एंड एसेट्स मैनेजमेंट में आपका क्या किया जाता है कि जो आपका वित्तीय प्रबंध होता है और उसका जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है किसका, फिनेंशियल मैनेजमेंट का, डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं किस टाइप के डिसीजन में, तो उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, फाइनेंसिंग डिसीजन में और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सिंपल बात यह है कि आपके जैसे आपको एक होल सम लेवल पर, एक बड़े लेवल पर फिनेंशियल मैनेजमेंट करना है। ठीक है। तो कोई भी मैनेजमेंट अगर आप फिनेंशियल लेवल का करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे मैनेजमेंट करके, बहुत छोटे छोटे टास्क अचीव करके, बहुत छोटे छोटे निर्णय लेकर के उससे रिलेटेड आप एक अपना पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाओगे ना। तो वो जो छोटे छोटे टास्क हैं वो क्या है, समझ में आ रहा है। तो वो आपके क्या हैं, वो हैं आपके इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, फिनेंसिंग है, हमारा फाइनेंसेस जो है वो कहाँ कितना क्या लेना देना है, और एसेट्स मैनेजमेंट है, जो आपके पास एसेट्स हैं उनको आपको कैसे मैनेज करना है इस तरीके से। फिर आता है कि विच ऑफ दीज एरियाज ऑफ ट्रेनिंग equips an employee to deal successfully with the problem he or she is facing। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। ठीक है। आपका जो है समस्या समाधान प्रशिक्षण, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है, ये एक कर्मचारी को समस्याएं जो आती हैं उनको अच्छे से, उनको इजीली सफलतापूर्वक सॉल्व करने के लिए तैयार करता है। आप उसको ट्रेनिंग देते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की। फिर आता है कंबाइन लेवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन डैश। संयुक्त प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में कंबाइंड लेवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन। संयुक्त प्रभावन क्षमता
ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। जो आपकी संयुक्त प्रभावन क्षमता है वो किसके योगदान में परिवर्तन का मापन करती है, तो वो आपके ईपीएस के मापन का योगदान करती है। इक्विटी पर शेयर रहता है। कंबाइंड लेवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएस। ठीक है, जो आपका कंबाइंड लेवरेज होता है वो क्या मेज़र करता है कि ईपीएस में कितना चेंज आया है। ठीक है, फिर आता है ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टेली ड्यू टू द रूल ऑफ। इस निर्णय के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस है इट शुड ऑलवेज टेली ड्यू टू रूल ऑफ। किस रूल की वजह से जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा टेली करना चाहिए, और इस नियम के अंतर्गत जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो ये आपका रूल कौन सा है फ्रेंड्स, कि आपको इसमें एवरी डेबिट हैज़ आ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है, जो आपका एवरी डेबिट है उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए। आपका जो भी मतलब आपने जो भी कुछ डेबिट साइड में नोट डाउन किया है आपको सेम एंट्री क्रेडिट साइड में करना चाहिए। ये आपका रूल होता है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, इसको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। द ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज फॉलो टैली ड्यू टू द रूल ऑफ। टैली मीन्स कॉपी करना होता है, कि जो कुछ आपने डेबिट साइड में लिखा है उसकी आपको टैली करनी है या उसकी आपको कॉपी करना है क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। अब एक बैंक समाधान विवरण को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। A bank reconciliation statement is prepared with the help of। एक बैंक समाधान विवरण को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है, तो वो है आपका बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण के द्वारा। ठीक है, जो भी आपका कैश अकाउंट होता है उसका जो बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट है, उसकी कैश बुक और आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू जो है आपके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है उसकी मदद से। एक बैंक समाधान विवरण को जो है आपका रोकड़ वही यानी कि आपकी कैश बुक और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है बैंक का विवरण है उसकी सहायता से, बैंक कॉलम की सहायता से आपका ये तैयार किया जाता है। आपका 1 सेकेंड, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक समाधान विवरण किसकी सहायता से, बैंक कैश बुक और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है बैंक के कॉलम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब व्हेन दे आर गिवन सपोर्टिंग फीडबैक एंड दिस कम्स अंडर डैश। जो लोग हैं अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो पीपल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब व्हेन दे आर गिवन सपोर्टिव फीडबैक एंड दिस कम्स अंडर डैश। लोग अपने कार्य के बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और फिर डैश के अंतर्गत आते हैं, तो वो है आपका नीड ऑफ एफिलिएशन। संवर्धन की अवधारणा आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो एफिलिएटेड रहते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से या फिर जो है आपका अलग अलग चीज़ों से, ताकि उनका जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें भी मिल सके। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि पीपल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब व्हेन दे आर गिवन सपोर्टिव फीडबैक एंड दिस कम्स अंडर नीड ऑफ एफिलिएशन। ठीक है, उन्हें एक अच्छा फीडबैक मिलता है, वो अच्छा अपने जॉब में कर पाते हैं, तो अगर उन्हें अफिलिएशन मिल जाता है तब। ठीक है, अफिलिएशन की वजह से उनमें क्या होता है कि लोग जो है वो अपने कार्य को बेहतर प्रदर्शित कर पाते हैं
ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, ये अबाउट हमारे 30 to 35 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के जो हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ आगे बढ़ानी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रमोट माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।